जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट अंग्रेजों की भारत विजय द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से अनेक यूरोपीय कंपनियां आई थी और पहले ऐसा था कि आपको बता दूं, मैं हमारे यहाँ जो कंपनी आई उसका क्रम हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी है। PDEF मैंने क्या एब्रीविएशन यूज किया था, PDEF है। एफ P फॉर पुर्तगाल, D फॉर डच, E फॉर इंग्लिश एंड F फॉर फ्रेंच। आने का क्रम यही है। उन्होंने ध्यान किया कि जितनी भी यूरोपीय कंपनियां आई हैं हमारे यहाँ तो वह इस क्रम में आई हैं। अच्छा, आने का मतलब क्या था? यहाँ पर व्यापार का विस्तार करना। पहले जब वास्तव में हमारे यहाँ जो यूरोपीय कंपनियां आई तो वो भारत के राजा और रजवाड़ों में कुछ एक निश्चित कर अदा करके हमारे निश्चित क्षेत्रों में ही व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करते थे। लेकिन स्थितियां बदलती गई, समय के साथ परिस्थितियां बदलती गई और उन्होंने महसूस किया कि भारतीय राजा और रजवाड़ों की स्थिति दिन प्रतिदिन अनुकूल नहीं है, हम पर डिपेंडेंट होती जा रही है। दूसरी तरफ भारतीय राजाओं की आपसी ईर्ष्या और अर्थ की लोलुपता ने भी इन ब्रिटिशर्स को, चाहे हमारे यूरोपीय कंपनियों को, हमारे यहाँ पैर जमाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप महसूस करेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनियां आई और हमारे यहाँ एक्चुअली मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में आपने देखा होगा उसके उत्तरार्ध में कि क्या ऐसा था कि मुगल साम्राज्य पतन क्यों लड़खड़ा रही थी। इन बड़ी स्थितियों का फायदा उठाते हुए ये यूरोपीय कंपनियां हमारे यहाँ आकर के बीजारोपण करती है और चारोमुखी आप एक तरह से कहें चारों तरफ से ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं वह आपस में लड़ाई लड़ती हैं कि हम मेरा अधिकार होना चाहिए, मेरा अधिकार होना चाहिए। इस तरह से जो सामने फ्रंट पे जो आते हैं वो आते हैं कौन? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। ई और एफ, इंग्लिश और फ्रेंच, ये दोनों लोग जो है वो सामने सीधी सीधी टक्कर देते हैं। इसको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इन्होंने 3 कर्नाटक युद्ध लड़े। भारतीय इतिहास में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप इसको समझेंगे किस तरह से इन्होंने आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, इसको हमने लिखा है आंग्ल का मतलब ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। इन लोगों ने कैसे हमारे भारतीय परिवेश में आकर के संघर्ष किया है और अपने आप को स्थान जमाया है। इसको कर्नाटक युद्ध प्रथम की बात करें, इसका जो टाइम लाइन है 1746 से लेकर 1748, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 1746 से लेकर के 1748 का। यह याद रखें 2 वर्ष तक चला था। इसका टाइम लाइन आप याद रखें 2 ईयर्स, क्या याद रखें 2 वर्ष तक चला था। क्योंकि आपको टाइम याद रखने में सुविधा होगी। 46 में शुरू हुआ, 48 में खत्म हो गया। तो इस युद्ध को हम एक और नाम से, डायरेक्ट प्रश्न आता है कि कर्नाटक प्रथम युद्ध को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम सेंट थॉमे के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अब याद कर जाना है कि सेंट थॉमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है, तो यह बहुत बार बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और अन्य जगह भी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या कहीं भी इस तरह के यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो इस तरह के राज्य स्तरीय परीक्षा होती है उसमें इस तमाम चीज़ों को आपको समझना है और सीधा सीधा प्रश्न आता है सेंट थॉमे का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। तो आपको याद कर जाना है ये कर्नाटक युद्ध प्रथम से जुड़ा हुआ है। यह युद्ध मूलतः ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ है। अब आपको समझना है कोई युद्ध होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। इस युद्ध का कारण यूरोपीय घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। वहां पर ऑस्ट्रिया अपने उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही थी। कारण क्या है? यूरोप में अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने थे और वह एक दूसरे के घोर विरोधी थे। समय दे करके भारत में भी दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला है कि वे दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी हो गए और ऑस्ट्रिया अपना उत्तराधिकार का लड़ाई लड़ ही रहा था। इधर भी भारत में भी ये दोनों आपस में लड़ बैठे क्योंकि अब हमें अधिकार चाहिए इस तरह से। लेकिन सभी कारणों के पीछे एक इमीडिएट कॉज होता है जिसको हम तात्कालिक कारण समझते हैं। तो तत्कालिक घटना थी जो अंग्रेज और फ्रांस दोनों आमने सामने हुए, उसके पीछे एक वजह था कि अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट, याद देखिए कैप्टन बार्नेट ने फ्रांसीसी जहाजों को कब्जा कर लिया था। अब ये देखिए उसको एक बहाना ढूंढना है, तो जो अंग्रेज अधिकारी ने फ्रांसीसी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, तो ये दोनों आपस में आमने सामने लड़ बैठे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम निकला है डुप्ले जो है, एक तरफ देखिए, दूसरे तरफ डुप्ले मॉरिशस की गवर्नर के साथ, फ्रांसीसी गवर्नर, मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर है, उनकी मदद से यहाँ पर मद्रास पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो भारत का जो मद्रास क्षेत्र है इस पर अधिकार डुप्ले ने, एक मॉरिशस के गवर्नर जो फ्रांसीसी गवर्नर थे उनकी मदद से मद्रास पर अपना अधिकार बना लिया। जबकि अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब, जो तत्कालीन नवाब थे उस समय, अनवरुद्दीन, नाम याद रखिएगा, अनवरुद्दीन कौन था? तो कर्नाटक का नवाब था। इसकी मदद मांगी थी
लेकिन सफलता उसे नहीं मिली। उन्होंने किसी तरह संभवतः कोशिश किया कि हम मदद करें, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इस तरह से डुप्ले फ्रांसीसी लोग इस जगह पर यहाँ पर आगे बढ़ते चले गए। यह फ्रांसीसी, देखिए ध्यान देना है आपको, अब यह जो लड़ाई लड़ी गई थी वास्तव में किसके बीच लड़ी गई? फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ी गई थी। फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के बीच लड़ी गई थी। अब इसमें क्या हुआ, विजय कौन रहे? तो फ्रांसीसी लोग विजय रहे। इसमें जो फ्रांसीसी सेना को जीत हासिल होती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने तत्कालीन हथियार तोप खाने का भी प्रयोग किया था, तोप खाने का प्रयोग किया, जिसकी वजह से इस फ्रांसीसी सेना को अपनी जीत हासिल हो जाती है, फ्रांसीसी लोग को जीत जाते हैं। और यह किसी विदेशी, याद रखना, ये किसी विदेशी सेना की पहली जीत मानी गई है। इससे पहले किसी विदेशियों ने इस धरती पर अपना जीत हासिल नहीं दर्ज करवाया था। याद करिए, यह पहली जीत हासिल हुई। अब समझना है कि यह युद्ध 1748 में, ध्यान रखना कि यह युद्ध 1748 में, आपको पता ही है कि कोई भी युद्ध हो एक समय के बाद एक निश्चित कंक्लूजन पर पहुंचता है, तो उसके लिए एक 1748 का जो वक्त था वह संधि के रूप में जाना गया। एक्स ला सैपेल, पेपर में जो प्रश्न आता है कि वह एक्स ला सैपेल की संधि कब हुई थी? 1748 में। अब इस संधि का मतलब मेल मिलाप करना, वह अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच मेल मिलाप करवा दिया गया इस संधि के तहत। और यह संधि जो बराबरी के साथ समाप्त हुई। बराबरी का मतलब क्या हुआ? न तुम बड़े हो न तुम बड़े हो, इस तरह से दोनों के अधिकार क्षेत्र को सेपरेट रख दिया गया और बोला कि इसमें कोई जीता कोई हारा नहीं। इस तरह से दोनों बराबरी पर इस युद्ध को समाप्त किया गया। तो आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। ये एक्सला सैपेल कर्नाटक के प्रथम युद्ध से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध एक्सला सैपेल की संधि जो कि 1748 में हुई थी, इसके साथ समाप्त हुई। यह युद्ध का परिणाम क्या निकला? न कोई जीता न कोई हारा, दोनों बराबरी पर समाप्त हुआ। दूसरा, यह किसी विदेशी सेनाओं का यह पहली जीत दर्ज की गई। अब यह फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी सेना जीत जाती है। परिणाम क्या है या क्यों जीत जाती है? उसका वजह एक ही था कि उन्होंने तोपखाना का प्रयोग किया था। और तीसरी बात, डुगले ने फ्रांसीसी गवर्नर की मदद से मद्रास पर अपना अधिकार जमा लिया था। दूसरी तरफ अधिकार जमा लेने के साथ साथ क्या हुआ, कर्नाटक के जो नवाब जो थे अनवरुद्दीन, उससे ब्रिटिशर्स ने मदद मांगी थी। उसने मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। तत्कालिक कारण यह था कि उस समय में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट ने उन्होंने फ्रांसीसी जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। अब आप समझ सकते हैं कि फ्रांसीसी जहाज को कब्जे में लेंगे तो लड़ाई तो होना स्वाभाविक है। दूसरी तरफ इसका मूल कारण जो था वो ऑस्ट्रेलिया अपना उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रही थी, तो उसके कारण यूरोपियन कॉन्टिनेंट में अपनी लड़ाई अंग्रेज और फ्रांस के बीच थी ही, जिसका परिणाम क्या हुआ, भारत में कर्नाटक युद्ध प्रथम में झलका, यानी उसमें दिखा। इस कर्नाटक प्रथम युद्ध को हम सेंट थॉमे के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह टाइम लाइन जो है 1746 से 1748 का है। इस कर्नाटक प्रथम युद्ध कर्नाटक प्रथम युद्ध का मतलब यह हुआ 1746 से 1748 का जो टाइम लाइन है, इसको आप याद रखेंगे। यह किसको दिखाता है? हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनी किस तरह से आती है, हमारी स्थिति को समझते हुए कैसे अपना जगह बनाती है, इनको समझने के लिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की हम बात कर रहे हैं, जिसका टाइम लाइन क्या है 1749 से 1754, राइट है ना? 1749 से 1754, यह 5 साल का टेन्योर, याद रखिएगा। अब यह देखिए, कोई न कोई कारण तो होता ही, जैसे आपने ये इसके फर्स्ट पार्ट में देखा कि उसका कोई कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ था, ठीक। अब जो दूसरे कर्नाटक युद्ध हुआ कि भारत के तत्कालीन परिस्थिति के कारण हुआ। भारत की तत्कालीन परिस्थिति में क्या है, कर्नाटक और हैदराबाद, याद देखिए कर्नाटक है ना और हैदराबाद, कर्नाटक और हैदराबाद, ये जो इलाका था हैदराबाद, इनकी जो तत्कालीन समस्या थी, इनके कारण यह प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। अब ये क्या था, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे इस माध्यम से। हैदराबाद के संस्थापक, अब याद रखिए हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क। अब ये जो मर जाते हैं, मरने के बाद इसके पुत्र नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, दोनों में गद्दी के लिए जो है आपस में संघर्ष छिड़ गया। यह बात समझना है, यहाँ भी उत्तराधिकार की ही बात हो रही है, लेकिन यह हैदराबाद के जो संस्थापक थे निजाम उल मुल्क, इसकी मृत्यु के बाद अपने बेटे आपस में ही लड़ बैठते हैं, कौन? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, गद्दी के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरी तरफ कर्नाटक में अनवरुद्दीन जो वहां के नवाब थे,
और चंदा साहब जिसको मराठों ने 7 साल कैद करने के बाद छोड़ दिया था, इसके बीच संघर्ष छिड़ गया कि अब शासन किसके जी में जाएगा। इधर हैदराबाद और कर्नाटक की बात हम कर रहे थे, तो कर्नाटक में इसकी समस्या सामने आई, इसके बीच संघर्ष छिड़ गया था। अब समझना क्या है कि ये जो प्रॉब्लम हुई सत्ता हथियाने की, यह प्रॉब्लम किस लिए हुई थी? क्योंकि उत्तराधिकार से जुड़ी हुई बातें हैं। क्योंकि उधर हैदराबाद संस्थापक जो थे उनके पुत्र ही आपस में कहते मैं गद्दी पे बैठूं। तो ये जो हमारे यूरोपियन कंपनी वाले थे, यह मौके की तलाश में थे कि कुछ ऐसी स्थिति जनरेट हो कि जिसमें हमारा उसमें भागीदारी हो। अब यह समझिए यहाँ पर एक तरफ इन दोनों पक्ष को देखते हुए फ्रांसीसी और दूसरी तरफ अंग्रेज, इन दोनों ने मौके के फायदा को बहुत बखूबी समझा और पहचान के उसके हिसाब से काम किया। चंदा साहब को फ्रांसीसी मदद करना शुरू किया, दूसरी तरफ अंग्रेज जो थे वह दूसरे पक्ष अनवरुद्दीन को, इसको और इसको याद किए, इसको फ्रांसीसी ने मदद की, इसको ब्रिटिशर्स ने मदद करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसी ने मदद किया, तो नसीर जंग को इसने अंग्रेजों ने मदद करना शुरू किया। यह कहना यह हुआ कि कुल मिलाकर के दोनों आपस में एक दूसरे को भिड़वाते रहे, लड़वाते रहे, कारण कि वे एकजुट उसके भीतर एकता की कमी हो, वे आपस में लड़ बैठे और मौके की फायदा देख करके अपना मौका अपनी स्थिति को बढ़िया किया जा सके। 1750 में हैदराबाद में नासिर जंग भी मारा गया। अब इसे पहले फंसा और याद कर जाइए। 1749 में यह जो अनवरुद्दीन मर जाता है, उसका बेटा मोहम्मद अली गद्दी पर बैठता है, उसको भी तिरुचिरापल्ली में जाके छुपा दिया जाता है। 1749 में अनवरुद्दीन जो है वह मर जाता है, यह अंबर का युद्ध में मर जाता है। याद कीजिए 1749 में अंबर का युद्ध, याद है यहाँ पर अंबर या अंबुर भी करके लिखते हैं, अंबर लिखिए आप यहाँ पर। अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में अंबर का युद्ध हुआ 1749 में, याद रख लेना है। इस युद्ध में यह अनवरुद्दीन मारा जाता है। अब कुल मिला के देखिए 1750 में हैदराबाद में जो नासिर जंग है वह भी मारा गया। मुजफ्फर जंग नवाब बन जाता है। उसके बाद जब नासिर जंग मारा गया तो कौन मरेगा? नवाब कौन बनेगा? मुजफ्फर जंग। और मुजफ्फर जंग की मदद कौन कर रहे थे? फ्रांसीसी कर रहे थे, जिससे प्रसन्न होकर के फ्रांसीसी के जो गवर्नर थे डुप्ले, इनको फ्रांसीसी में उनके इस जीत से उन्होंने क्या किया कि डुप्ले को पांडिचेरी और मसूलीपट्टनम का क्षेत्र दे दिया जाता है। और उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि कृष्णा नदी से लेकर के तट तक सारा इलाका, पांडिचेरी की तट तक जो पूरा इलाका है वो उनके गवर्नर बन के रहेंगे। पांडिचेरी एवं मसूलीपट्टनम का क्षेत्र प्रदान किया गया किसको? डुप्ले। 1750 में नासिर जंग भी मारा गया था और मुजफ्फर जंग नवाब बना। अब इस खुशी में डुप्ले को एक बहुत सारा क्षेत्र दे दिया जाता है। फ्रांसीसी जो है डुप्ले, इनको पांडिचेरी व मसूलीपट्टनम का क्षेत्र प्रदान कर दिया जाता है। अब आप समझिए 1754 में भी पांडिचेरी की संधि हुई थी। अब याद कर जाओ, पांडिचेरी की संधि की हम बात कर रहे हैं तो यह संधि यह युद्ध भी एक विराम की ओर पहुंचता है किसी संधि के बाद, जिस तरह से हुआ एक्सला-सैपल की संधि के साथ हुआ था। यह पांडिचेरी की संधि, याद कर जाना कि कर्नाटक द्वितीय युद्ध जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है। अब यह समाप्त कब होता है? 1754 में, जिसके तहत क्या हुआ? युद्ध विराम पर दोनों पक्ष मतलब ब्रिटिशर्स और अंग्रेज, ये दोनों पक्ष सहमत हो गए, यानी सहमति हो गई और दोनों में अपना अपना क्षेत्र पुनः वापस मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को अपना अपना क्षेत्र जो था इस पर अधिकार वे वापस मिल गए। और इसमें यह भी सलाह दी गई कि भारतीय तत्कालीन जो राजा हैं उनको इसमें भाग लेने की जरूरत नहीं है, यह मामला हम लोगों का है, हम लोग खुद ब खुद समझ लेंगे। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ये दोनों आपस में बोले कि भारतीय तत्कालीन शासकों को मिलने की जरूरत नहीं है। और यह मामला विराम पर आ पहुंची कब? पांडिचेरी की संधि के बाद। यह हुई कब थी? या 1754 में। इस तरह से याद कर जाइए, भारतीय स्थितियों के अनुसार ही जनरेट हुई थी। इस कर्नाटक युद्ध द्वितीय में कुछ ऐसा नया नहीं था। कर्नाटक और हैदराबाद की अपने उत्तराधिकार को पाने के लिए जो लड़ाई हुई थी, इस मौके के फायदा को ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों ने बखूबी समझा और उसका उपयोग करके कुछ फायदा जरूर हासिल किया। हम तृतीय कर्नाटक युद्ध की तरफ हैं। यह 1756 से लेकर के 1763 का 7 ईयर्स का गैप है। याद रखिए 1756 से 1763। आपने पीछे देखा था 2 साल का गैप था, अब 5 साल का है, अब यह 7 साल का है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच वर्सा में शुरू हुई थी।
ध्यान दिए, ऑस्ट्रिया, यह भी जो घटना है वह अपने यहाँ की नहीं, यह पूर्ण रूपेण यूरोपीय घटनाओं क्रम पर आधारित है। यह क्या, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच प्रसा एक जगह है, इसमें शुरू हुई थी, यानी यह घटना यूरोप में ही हो रही है। हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार है। आई मीन सप्तवर्षीय युद्ध का मतलब क्या हुआ, 7 वर्षों तक चलने वाले युद्ध, इसका यह विस्तार है। अब आप समझ गए होंगे कि हम बात क्या करें, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड, यह जो कर्नाटक युद्ध जो है तीसरा, यह हमारे यहाँ की घटना पर आधारित नहीं है, यह कंप्लीट रूप से वहाँ जो यूरोप में हो रही थी उन पर आधारित है। अब इसको समझिए, क्या है सप्तवर्षीय युद्ध, इसको याद रख लेना है। तो सीधा सीधा याद हुआ कि कर्नाटक युद्ध तृतीय है, वह किस युद्ध से संबंधित है, सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित है। यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो प्रसा में हो रही थी उस पर आधारित है। अब आप समझ गए होंगे कि यूरोप में फ्रांस जो है वो ऑस्ट्रिया का समर्थन कर रहा है और इंग्लैंड जो है वो प्रसा का समर्थन कर रहा है, यानी यह दोनों दो पक्ष को ले चुका है और ये दोनों समर्थन करे। यह लड़ाई की जड़ जो है मूल रूप से वह यूरोप में शुरुआत हुई है। अब फ्रांस जो है ऑस्ट्रिया को मदद कर रहा है, दूसरी तरफ इंग्लैंड जो है प्रसा को मदद कर रहा है। ये जो समर्थन देने का जो क्रम है वह एक दूसरे को, यह क्या है, अधिकार को पाने की लड़ाई हो रही है, लेकिन अपने यहाँ नहीं है, यह कहाँ से संबंधित, यूरोप से संबंधित है। तत्कालिक कारण इसका क्या था, फ्रांस की सरकार, अब देखिए उसका असर हमारे यहाँ भी दिखा। फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट डी लाली, याद रख लेना, काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र, फ्रांसीसियों ने जो भारत में अधिकार क्षेत्र अपना बनाया था उन सब पर सैनिक एवं असैनिक, चाहे वह सेना का हो या सेना के अलावा जो अधिकार थे वो सारे प्रदान कर दिए किसी एक को, इसको काउंट डी लाली को। भारत में जो फ्रांसीसी क्षेत्र थे, उनके नियंत्रण में जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर सैनिक और असैनिक अधिकार काउंट डी लाली को मिल गया। अब आप समझ सकते हैं किसी एक को एक अधिकार मिल जाता है तो वह कितना सदुपयोग या दुरुपयोग कर पाएगा। अब इसकी क्रम में आगामी समय 22 जनवरी 1760 का, जिसमें वांडीवास का युद्ध हुआ था। यह सीधा सीधा प्रश्न आता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760, याद रखेंगे। लेकिन अगर डेट की अगर बात करें तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। में अंग्रेजी सेनानायक आयरकुट, याद रख लेना, आयरकुट का नाम याद रख लेना है, आयरकुट के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अब आपको समझ लेना है कि वांडीवास का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। यह कर्नाटक तृतीय युद्ध से संबंधित है और यह 22 जनवरी 1760। इसे 3 क्वेश्चन बन पाएंगे। तो वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, तो वांडीवास का युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। यह कब हुआ था, 22 जनवरी 1760 को हुआ था। यह किसके नेतृत्व में लड़ाया गया, यह अंग्रेजी सेनानायक आयरकुट के नेतृत्व में लड़ाया गया। एक चौथा क्वेश्चन और भी बन सकता है कि इस वांडीवास के युद्ध में जीत किसकी हुई थी, अंग्रेज की हुई, फ्रांसीसियों की हार हुई थी। मैंने लिख भी दिया है, फ्रांसीसियों की हार हुई थी। अब क्या समझना है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि के साथ हुआ है। अब इस बात को आप समझिए, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस की संधि के साथ हुआ है। तृतीय कर्नाटक युद्ध भी एक संधि के बाद कंक्लूड हुआ। वह क्या था, पेरिस की संधि। आपने पीछे भी देखा था किसकी संधि के, एक सलासैपिल था, दूसरा। तो आपने देखिए हर युद्ध जो है एक संधि के बाद समाप्त हो रही है। तो अब इसमें याद रख लेना कि यह पेरिस की संधि से कर्नाटक तृतीय युद्ध समाप्त होता है। अंग्रेज में फ्रांसीसियों को भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दी गई। अब ये जो संधि हुई, इसमें क्या निर्णय हुआ कि भारत में अंग्रेजों ने जो फ्रांसीसी ने जीत हासिल की है उन सबको वापस कर दो यार। अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां वापस कर दी। अब वापस करने का मतलब यह नहीं कि वो उसको किलेबंदी कर पाए, वो सिर्फ एक व्यापारिक केंद्र के रूप में रह जाएगा, उस पर कोई किला निर्माण नहीं कर सकता, उसकी फोर्टिफिकेशन नहीं करवा सकता। यह याद रख जाइए कि डुप्ले का जो ये नींव था यहाँ पर, फ्रांसीसी जो गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने जो नींव स्थापित की थी यहाँ पे फ्रांसीसियों की, उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। कर्नाटक तृतीय युद्ध में इसका पूर्ण रूप में सफाया हो गया। परिणाम क्या हुआ, अंततोगत हुआ अंग्रेज ही आगामी सर्वे सर्वा होंगे। यह निर्णय पेरिस की संधि में कंक्लूड हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध यह एक तरह से निर्णायक युद्ध था कि हमारे यहाँ से अंग्रेजों को बहुत वरीयता देकर सर्वे सर्वा बनाना और फ्रांसीसियों को यहाँ पर गठरी मुठरी के साथ विदा कर देना, यह एक तरह से एक फाइनल कंक्लूजन था। तो कुल मिलाकर कर्नाटक युद्ध 1, कर्नाटक युद्ध 2 और कर्नाटक युद्ध 3 हमने समझ पाया है। अब इस बात में आगे कुछ समझेंगे हम कि किस तरह से अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या क्या रहा है। हम बात करेंगे कि किस तरह से, अब हमने कर्नाटक युद्ध प्रथम पढ़ लिया, कर्नाटक युद्ध द्वितीय पढ़ लिया, कर्नाटक युद्ध तृतीय पढ़ लिया।
आखिरकार इनमें क्या था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष का कंप्लीट विवरण था। ठीक है, अब समझना है कि आखिरकार अंग्रेजों ने ऐसा क्या कर दिखाया जिसके कारण अंग्रेजों को सफलता, अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता। भाई लड़ाई जब होती है किसी की एक की जीत और दूसरे की हार होती है, आखिरकार इसके कुछ न कुछ कारण तो रहे होंगे। जरा इसको भी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी था। कारण कि हिस्ट्री हमें यह सब सभी बातें सिखाती है सभी पहलू पर कि आखिरकार वह कौन सी स्थिति थी जिसके कारण अंग्रेजों को जीत हासिल हुई और फ्रांसीसी इतने कर्मठ प्रयास के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। चलते हैं कुछ कारण को समझते हैं। फ्रेंच कंपनी राजकीय संरक्षण एवं शासकीय सहायता पर निर्भर थी। अब उस पर एक फ्रांस पर फ्रांसीसी कंपनी जो थी उस पर सरकारी दबाव था, सरकार का उस पर आधिपत्य था, और उतना ही नहीं शासन का एक विशेष उस पर रोल था। अब आप समझ सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं, आप जब किसी के लीडरशिप में अंडर में काम करते हैं, गार्जियनशिप में, तो उस दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रेंच की जो कंपनी थी वह राजकीय संरक्षण प्राप्त थी, दूसरा शासकीय सहायता पर निर्भर थी। सरकार जो चाहती उसी पर डिपेंडेंट थी। वो खुद ब खुद इंडिपेंडेंट मैनर में काम नहीं किया, जबकि ब्रिटिश एक गैर सरकारी संस्था थी। सरकार का कोई लेना देना नहीं था इसे, और वह सरकार के नियंत्रण से मुक्त थी। अब आप दोनों को समझ गए होंगे वस्तुस्थिति क्या रही होगी। एक को परमिशन लेना है, दूसरे को परमिशन नहीं लेना है, जो इच्छा वह करना था। यहाँ नीचे वाले में ब्रिटिशर स्वतंत्र विचार से काम कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसी जो है वो एक सरकारी राजकीय आदेशानुसार काम किया करते थे। तो दोनों में अंतर है। दोनों की एक आज़ादी का जो क्षेत्र है वह सीमित और असीमित दोनों दिखा। दूसरा आर्थिक स्थिति, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आर्थिक स्थिति, अगर आप आर्थिक रूप से सबल हैं तब आप बहुत कुछ कर पाएंगे, अगर कमजोर हैं तो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे चाह के भी। तो फ्रेंच की जो कमजोर आर्थिक स्थिति थी ब्रिटिश की तुलना में, यह भी एक वजह बना ब्रिटिशर्स के जीत का। अब आप समझ सकते हो कि आर्थिक हालात उसके अच्छे नहीं थे एज कम्पेयर टू द ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स को जीत हासिल हुई। चलिए, ये तो आम सा कंसेप्ट है कि यह पैसा नहीं है तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। सैनिक संगठन, अब सैनिक संगठन, आप देखिए शासन को चलाने के लिए सैनिक की आवश्यकता होती है और सैनिक का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके भीतर एक यूनिटी, उसको एक अच्छी गाइड, सैनिक संगठन का एक अभाव होना। देखिए अंग्रेजों की सैन्य व्यवस्था श्रेष्ठ थी। अंडरस्टूड है, आपको जीत हासिल होती है कब, जब आपका सैन्य सेना दल बहुत व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से काम करता है। सैन्य व्यवस्था श्रेष्ठ थी फ्रांसीसियों की तुलना में। यह बहुत ही क्लियर कट है। सैन्य व्यवस्था के आधार पे, आर्थिक व्यवस्था के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे जो समझ रहे हैं, और जो संरक्षण है राजकीय और स्वतंत्र, गैर राजकीय, शासकीय और गैर शासकीय, ये जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है पॉइंट, इन पॉइंट के आधार पर हम डिस्टिंग्विश करेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच ब्रिटिशर्स जो है वह सुपीरियर दिख रहे थे एज कम्पेयर टू द फ्रेंच। चलिए, दूरदर्शिता का अभाव, यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। डुप्ले का यहाँ पर दूरदर्शिता बिल्कुल काम नहीं किया। याद कीजिए, आप दूरदर्शी सोच उठा के ऐसा कदम क्यों उठा सकता है, ऐसा कदम क्या उठाएं। अब आप देख लीजिए, दूरदर्शिता का अभाव यहाँ दिखा कि हम आगे की सोच से बिना कोई कदम उठा लेते हैं। जो लोग सोच समझ के काम करते हैं उनको जल्दी असफलता नहीं मिलती है। तो दूरदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। ब्रिटिशर्स जो है वो दूरदर्शी थे, जबकि फ्रांसीसी दूरदर्शी नहीं रहे होंगे। सिंपल। लाली, जो उन्होंने लास्ट वाला लाइन पढ़ा था आपने, लाली, तो इस लाली की अति आक्रामकता, अब आपके भीतर एक जोश जज्बा भी तो होना चाहिए कि हम जीत ही करके आएंगे। तो ये जो उन्होंने पूरे सब जगह क्षेत्रों का अधिकार जमा दिया था, तो इस तरह से लाली की अति आक्रामकता भी एक तरह से उनके हार का कारण बना। तो कुल मिलाकर के इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये कंक्लूजन निकाल पाए हैं कि कर्नाटक का युद्ध प्रथम, द्वितीय और तृतीय में आखिरकार संधि के बाद कंक्लूजन तो निकला ही है, लेकिन वास्तविक कारण अंग्रेजों को जीत हासिल दिलवाने में, जीत करवाने में किन किन मुद्दों का विशेष रोल रहा है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, इन सभी चीज़ों का ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे वास्तविक स्थिति क्या रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। यू हैव टू कीप वॉचिंग।